हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। कल अपनी क्लास नहीं हो पाई थी, थोड़ी सी तबीयत डाउन चल रही है, उस वजह से। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 समुच्चय, और समुच्चय में लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो आपकी शायद एक्सरसाइज 1.2 थी वो कंप्लीट कर दी थी, है ना? एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। हाँ सर, क्लास हो गई। हाँ, बस 25 मिनट में आ जाऊंगा आपके पास। ठीक है। नहीं तो यहाँ आ जाओ ना, बाईपास वैष्णो की ओर आ जाओ। हाँ, लास्ट में हम लोगों ने जो 1.2 एक्सरसाइज थी वो हम लोगों ने कंप्लीट कर दी थी ना। तो आज हम लोग आगे की जो एक्सरसाइज है 1.3 है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखो 1.3 में क्या क्या बेसिक बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है वो पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात पूरे समुच्चय की, एक तो आपको उप समुच्चय के बारे में जानकारी। उप समुच्चय सबसे क्या होता है, उप समुच्चय कैसे लिखते हैं उप समुच्चय को। जैसे मान लो एक समुच्चय मेरे पास ऐसा लिखा हुआ है, 1 2 और ये 3। एक समुच्चय मेरे पास बी है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 और 6। अगर किसी समुच्चय के, जैसे ए कोई समुच्चय है, इसके सभी अवयव अगर समुच्चय बी में विद्यमान, तो समुच्चय ए है वो समुच्चय बी का उप समुच्चय कहलाता है। जैसे अपन कहते हैं सब ब्रांच, बड़ी ब्रांच होती है उसकी जो यूनिट होती है उसी को सब ब्रांच कहते हैं। इसके अंदर 1 से 6 तक लिखे हुए, इसमें 1 2 3 है, इसके सारे अवयव इसमें उपस्थित है कि नहीं। तो ये जो समुच्चय ए है ये समुच्चय बी का क्या कहलाएगा, उप समुच्चय कहलाएगा। यानी कि समुच्चय, या यूं लिख लो आप, परिभाषा के रूप में लिखो, यदि समुच्चय ए के सभी अवयव, समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में, यदि समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में उपस्थित हो तो समुच्चय ए समुच्चय ए समुच्चय बी का समुच्चय बी का उप समुच्चय कहलाता है। एग्जाम्पल की सहायता से आपको परिभाषा याद रखनी, रटने की आवश्यकता नहीं है इसको। आपने एग्जाम्पल दिया है कि इस ए के सारे अवयव बी में उपस्थित है, तो समुच्चय ए होगा वो समुच्चय बी का क्या कहलाएगा, उप समुच्चय। और इसको लिखने का एक अलग तरीका होता है। जैसे आप इन दोनों को समुच्चय कह रहे हो तो आप ऐसे लिखोगे ए सबसेट, ये जो बीच वाला चिन्ह होता है इसको पढ़ा जाता है, कुछ जगह कंटेंट भी पढ़ते हैं, इसको पढ़ना है सबसेट। क्या पढ़ना है, सबसेट। कि ए है वो बी का सबसेट है, ए उप समुच्चय है किसका, बी का। ठीक है। एक कंडीशन और ध्यान रखें, ए और बी अगर बराबर हो गए तो आपको पता है ए बी का बी का बन जाएगा, वो कंडीशन इसमें ली नहीं जाती। आप ये ध्यान रखें, यदि ए नॉट इक्वल टू बी, ए और बी बराबर नहीं होना चाहिए, बराबर होंगे तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि फिर समुच्चय आप उप समुच्चय किसको बोलोगे, बी के सारे ए में आ जाएंगे, ए के सारे किस में आ जाएंगे, बी में आ जाएंगे। तो आप ए नॉट इक्वल टू बी की बात करो, यदि ए नॉट इक्वल टू बी है तो समुच्चय ए बी का समुच्चय ए समुच्चय बी का उप समुच्चय कहलाएगा। यही बात मैंने ऊपर लिखी, उप समुच्चय कहलाएगा। एवं एवं समुच्चय बी एवं समुच्चय बी समुच्चय ए का
समुच्चय ए का अधिसमुच्चय, ये भी दिमाग में रखें। समुच्चय ए का अधिसमुच्चय, अधिसमुच्चय का मतलब होता है सुपरसेट। अधिसमुच्चय सुपरसेट कहलाता है या कहलाएगा। कौन सी कंडीशन में? जब ए और बी बराबर नहीं होंगे। बराबर होने पर तो कोई मतलब ही नहीं। अगर बराबर नहीं होंगे तो ए है वो बी का उपसमुच्चय है, तो बी ए का क्या होगा? अधिसमुच्चय कहलाएगा। ये जानकारी थोड़ी सी वो आप दिमाग, 2 पॉइंट इसके अंदर और पढ़ने वाले हम लोग। किसको कहते हैं उपसमुच्चय? कुछ दिमाग फिट हुआ थोड़ा सा। अगर आपके पास 2 समुच्चय है, तो अगर एक समुच्चय के सभी अवयव दूसरे में विद्यमान है तो वो समुच्चय उस समुच्चय क्या कहलाता है? उपसमुच्चय। और जो दूसरा समुच्चय है वो पहले वाले समुच्चय के लिए क्या कहलाता है? अधिसमुच्चय का काम करता है, अधिसमुच्चय कहलाता है। अगर मैं और इसकी बात करूं तो एक बात दिमाग में और रखें कि ये पॉइंट भी दिमाग में रखें, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। कोई भी आप समुच्चय लिख लो, वो खुद का क्या होगा? हमेशा उपसमुच्चय होगा। अगली बात, फाई जो होता है, फाई, फाई का मतलब रिक्त समुच्चय। फाई प्रत्येक समुच्चय का, फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। आप कोई भी समुच्चय के उपसमुच्चय लिखने का प्रयास करोगे तो उसका 100% एक समुच्चय तो खुद ही होगा उपसमुच्चय, दूसरा फाई होगा। क्या होगा? फाई होगा। अगर नंबर 3 पॉइंट की बात करूं तो तीसरा पॉइंट ये है, किसी भी समुच्चय के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, सारे भी पॉइंट ध्यान रखना सारी। किसी भी समुच्चय के लिए, किसी भी समुच्चय के लिए, किसी भी समुच्चय के लिए उपसमुच्चयों की संख्या, उपसमुच्चयों की संख्या 2 की घात n होती है। कोई भी आप समुच्चय उठा लो, उसके लिए उपसमुच्चयों की संख्या हमेशा 2 की घात n के बराबर। मैंने 3 पॉइंट और लिखे और तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक समुच्चय खुद का उपसमुच्चय होता है। खुद का तो होगा ही होगा। फाई जो होता है वो प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होगा। और अगर उपसमुच्चय की आपको संख्या पूछ ली जाए तो वो 2 की घात n के बराबर होती है, जहां n उस समुच्चय में उपस्थित अवयवों की संख्या होती है। n क्या होती है? नंबर ऑफ एलिमेंट, अवयवों की क्या होती है? संख्या होती है। एक एग्जांपल बताता हूं आपको, देखो कैसे। मान लीजिए आपको एग्जांपल दे रखा है 1, इसके आपको उपसमुच्चय लिखना है। इसके कौन कौन से उपसमुच्चय होते हैं, तो कैसे लिखोगे? पहला काम तो क्या करोगे? फाई। फाई जो होता है वो प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। एक तो फाई होगा, एक समुच्चय खुद होगा, ये लो खुद हो गया। और देखोगे तो 1 हो जाएगा, और देखोगे तो क्या हो जाएगा? इसके अलावा नहीं हो सकता। अब मैंने क्या कहा है कि किसी भी समुच्चय के लिए उपसमुच्चयों की संख्या 2 की घात n के बराबर होती है। n का मतलब है अवयवों की संख्या। यहाँ अवयव कितने थे? 2। 2 की घात 2 कितनी होती है? 4। तो यहाँ पर उपसमुच्चयों की संख्या भी कितनी हो गई? 4। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास ये एग्जाम्पल, एक समुच्चय है बी, इसके अंदर अवयव दे रखे 1, 2, 3। पहले तो आप बताओ इसके नंबर ऑफ एलिमेंट कितने? नंबर ऑफ एलिमेंट है इसके अंदर 3। तो उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी? उप समुच्चयों की संख्या की अगर मैं बात करूं तो सिंपल सा काम है, उप समुच्चयों की संख्या होगी 2 की घात n। n का मतलब यहाँ 3 है, मतलब 2 की घात 3 कितनी हो जाएगी? 8। कितने उप समुच्चय होंगे इसके? 8 उप समुच्चय। अब कौन कौन से होंगे देखो, लिखना आना चाहिए आप। अगर मैं लिखने की बात करूं कि उप समुच्चय इसके है कौन कौन से, क्योंकि ये अपने क्वेश्चन भी आएगा, तो एक ही बात है, वहां कर लो तो यहां कर लो, इसको एक ही बात। उप समुच्चय, उप समुच्चयों अगर मैं बात करूं तो उप समुच्चय अपने पास एक तो फाई रहने वाला है, एक अपने पास ये समुच्चय खुद रहने वाला है। 2 तो ये हो गई। टोटल कितने करने हैं? 8 करने हैं। 8 इसके अंदर उप समुच्चय है। तो एक तो देखो आप इसको लिख सकते हो, इस समुच्चय के सभी अवयव इसमें उपस्थित है कि नहीं। एक
2 लिख दो, एक आप 3 लिख दो, एक आप 1,2 लिख दो। अब चाहिए 2,1 लिख लो, बात एक ही है, क्योंकि समुच्चय में क्रम अवयवों का अगर आप बदल दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक आप 1,3, अब काउंट करो 8 हो गए क्या, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और ये जितने भी आप देख पा रहे हो समुच्चय, जितने भी आप समुच्चय देख पा रहे हो, ये अगर आप अलग अलग इनको नाम दे दो समुच्चय, अलग अलग आप इनको क्या दे दो, नाम। अगर आप अलग अलग इनको नाम दोगे तो इन सभी के जो अवयव है वो समुच्चय बी में उपस्थित होंगे कि नहीं होंगे। तो जितने भी आपने उप समुच्चय लिख रखे हैं, समुच्चय जो आपने लिखे हैं नीचे, ये बी के लिए किसका काम करेंगे, उप समुच्चय का। और जो ये बी होगा ये इनके लिए किसका काम करेगा, ये इसके लिए अधि समुच्चय का काम करेगा। किसका करेगा, अधि समुच्चय का। ये आपका टॉपिक था किसका, उप समुच्चय के बारे में। इसके बाद में थोड़ी जानकारी आपके इंटरवल की दी है, अंतराल भी काम में लिया गया है। देखो इंटरवल क्या होता है, अंतराल क्या, अंतराल। अगर मैं अंतराल के बारे में कहूं, इंटरवल के बारे में, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला था। अंतराल क्या होता है, इंटरवल क्या, अंतराल इंटरवल। देखो अंतराल क्या होता है, इंटरवल क्या। जैसे अभी तक तो अपन ऐसे लिखता है कि भाई छोटा कोष्टक लगाओ चाहे बड़ा लगाओ चाहे मझला लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपने एक चीज सीखी होगी कि मझले कोष्टक में जब लिखते हैं तो वो समुच्चय कहलाता है। क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। अब हम लोग बड़े छोटे कोष्टकों की बात करेंगे जिन्हीं अंतरालों के नाम होते हैं और वो अपने सिलेबस के अंदर भी दिए हैं, यूज में लिए जाएंगे। जब भी हम लोग रेंज डोमेन लिखने जाएंगे तो अंतराल यूज में लिए जाएंगे। देखो अंतराल की अगर मैं बात करूं तो नंबर 1 पर जो अंतराल आएगा उसका नाम होगा संवृत अंतराल। क्या होगा, संवृत अंतराल। किसको कहते हैं संवृत अंतराल। अगर आपके सामने कभी भी यूं लिखा कि ए और बी और ये यहाँ पर दोनों बड़े कोष्टक है, तो ये संवृत अंतराल के चिन्ह, किसके, संवृत अंतराल के चिन्ह। इनका मतलब क्या होता है, यहां से जो भी अक्ष की वैल्यू जाती है वो ए के बराबर, ए से बड़ी, परंतु बी के बराबर और बी से क्या ली जाती है, छोटी ली जाती है। इस बात का ध्यान रखें आप। यहाँ पर जो अक्ष की वैल्यूज होगी वो ए के बराबर होगी, ए से बड़ी होगी, बी के बराबर होगी, बी से क्या होगी, छोटी होगी। ठीक है। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन यूं है कि आपके पास ए कोई, या अंतराल ले लेता हूं मैं, अंतराल लिया हुआ 3 से 7, और यहाँ पर जो भी नंबर है आपके पास अक्ष है वो बिलोंग्स टू आई है, पूर्णांक संख्या है। तो इसका उत्तर क्या दोगे आप, एक तो 3 होगा, एक 4 होगा, एक 5 होगा, एक 6 होगा और ये क्या हो जाएगा, 7 होगा। यानी आप ये समझ लीजिए कि 3 4 5 6 और 7। ऐसा क्यों, 3 को भी शामिल करना है, 7 को भी करना है, तो 3 4 5 6 7 हो जाएगा। ठीक है। जबकि अगर मैं व्युत्क्रम अंतराल की बात करूं, इसी टाइप का एक अंतराल और होता है जिसको कहा जाता है व्युत्क्रम अंतराल। व्युत्क्रम अंतराल, व्युत्क्रम अंतराल का सिस्टम ये होता है कि आपके पास अगर कोई ऐसे छोटे कोष्टक दे दे आपको इस टाइप, तो इसका मतलब आपको समझना पड़ेगा। क्या मतलब होता है इसका, यहाँ जो अक्ष की वैल्यू जाएगी वो ए से तो बड़ी आएगी परंतु बी से क्या आएगी, छोटी। इस बात को भी आप ध्यान रखें, इस बात को भी आप ध्यान रखें। दोनों में क्या विभेद है पता लगा क्या, कि विवृत अंतराल क्या होता है, संवृत अंतराल क्या होता है। अगर यही एग्जाम्पल मैं यहाँ लेना चाहूँ, यही एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ लेना चाहता हूँ, एग्जाम्पल है ये मेरे पास कि 3 और 7, इस बार कोष्टक कैसे लगे, छोटे, अक्ष बिलोंग्स टू आई, आई पर निर्भर कर रहा है। आई का मतलब यहाँ पर क्या, इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या है। तो यहाँ पर इसका तो जवाब आएगा, नहीं तो 3 आएगा नहीं 7 आएगा, केवल 4 5 और 6। मैं क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे। इन चिन्हों का छोटे ब्रैकेट जब लगते हैं तो उनका मतलब है कि फर्स्ट वाली और लास्ट वाली वैल्यू नहीं लेनी, केवल बीच की वैल्यू लेनी। जबकि अगर बड़े चिन्ह लगते हैं तो उसका मतलब क्या है कि फर्स्ट वाली वैल्यू भी होगी, लास्ट वाली होगी, बीच की जो भी वैल्यू है वो भी ली जाएगी। देखो इसको अगर नंबर लाइन पर दर्शाएं हम,
एक संख्या रेखा है इस टाइप की, और यहां पर एक संख्या रेखा है इस। नंबर वाली लाइन पर लिखने का क्या मतलब होता है, कैसे लिखा जाता है इनको, ध्यान सुनिएगा। इनको अगर नंबर लाइन पर लिखना है ना, तो यहां पर आप ए लिखोगे ना, ए में से डार्क ब्रैकेट करने हैं आप, ये ए होगा। और अगर मैं बी की बात करूं, अगर मैं बी की बात करूं, तो यहां बी होगा, ये ए होगा, ये क्या होगा, बी होगा। इस साइड माइनस इन्फिनिटी होगा, इस साइड क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी। समझ रहे हो बात कैसे। अगर इसी चीज को मैं नंबर लाइन पर इसमें लिखना चाहूँ ना, इसमें लिखने का मतलब सीधा सा है कि आपको यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी देगा, यहाँ प्लस इन्फिनिटी होता है जानते हो, यहाँ पर होलो ब्रैकेट आएगा, यहाँ पर भी होलो ब्रैकेट आएगा, और यहाँ कितना लिखेगा ए, और यहाँ कितना लिखेगा। विभेद पता लगा क्या, यहाँ क्या किया गया, यहाँ डार्क ब्रैकेट लगाए गए। डार्क ब्रैकेट क्यों लगाए, क्योंकि ये वैल्यूज जो आपको नजर आ रही है ना, ये इंक्लूडेड वैल्यूज है, शामिल मान, जबकि इसके अंदर शामिल मान नहीं है। तो ये आपके पास में अंतराल रहने वाला है संवृत और विवृत। एक अर्ध अंतराल भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो आधा खुला आधा बंद, या आधा बंद आधा खुला होता है, वो अंतराल भी हम लोग देखने वाले। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या है क्या, जब बड़े ब्रैकेट लगेंगे तो वैल्यूज इंक्लूड होगी, इक्वल का चिन्ह आएगा। जब ब्रैकेट छोटे लगते हैं तो विवृत अंतराल लगा जाता है, और आपके पास वैल्यूज जो आएगी उसके अंदर ए और बी इंक्लूड नहीं होगा, केवल उसके बीच की जो वैल्यूज होती है, बीच के जो मान होते हैं वही उसके अंदर लिए जाते हैं, अदर कोई मान नहीं लिए जाते। इसमें देख लो कोई दिक्कत है तो टॉपिक में किसी प्रकार की, फिलहाल अर्ध अंतराल का टॉपिक इसके अंदर बाकी रह गया आपके, ज्यादा कोई प्रॉब्लम आने वाली है नहीं। मझले कोष्ठक का मतलब आप जानते हो समुच्चय होता है, बड़ा कोष्ठक जब लगाते हैं तो जो साइड वाली वैल्यूज होती है वो इंक्लूड होती है, ठीक है, और जब छोटा कोष्ठक लगाते हैं तो साइड वाली वैल्यू इंक्लूड नहीं होती है। नंबर लाइन पर दर्शाने के लिए इसको डिस्क्लूड बोला जाता है, इसको इंक्लूड बोला जाता है, इसको होल ब्रैकेट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डार्क ब्रैकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डार्क ब्रैकेट। डार्क ब्रैकेट का मतलब होता है वो आपके पास जो नंबर है वो उसके अंदर शामिल है, और होल ब्रैकेट का मतलब होता है वो नंबर शामिल नहीं। चलो, अगर मैं अर्ध अंतराल की बात कि आधा जो अंतराल होता है अर्ध अंतराल, अगर मैं अर्ध अंतराल की बात करूं, अर्ध अंतराल जो होता है अपने पास में वो क्या होता है, अर्ध अंतराल। जैसे आपने पूर्ण अंतराल पढ़ा है वैसे अर्ध अंतराल होता है। देखो अर्ध अंतराल क्या होगा, अर्ध अंतराल में यूं समझ लीजिए दो टाइप के अर्ध अंतराल होते हैं। अगर मैं ए पॉइंट की बात करूं अर्ध अंतराल के अंदर, तो ए पॉइंट क्या होगा, आपके सामने एक सिचुएशन ऐसी है, यहां क्लोज किया हुआ है, ये से लिखा, और दूसरी जो आपकी स्थिति है वो स्थिति यह है कि इसमें छोटा ब्रैकेट लगाया हुआ है और इसमें इस टाइप का बड़ा ब्रैकेट। अब आप ये समझ गए होंगे कि जवाब क्या देना है। अगर मैं कहूं इंटीजर नंबर ले रहा हूं मैं, यहां जो अक्ष की वैल्यू जाएगी उसका जवाब ये होगा, और यहां जो वैल्यू जाएगी उसका जवाब क्या होगा, ये होगा। अगर ये बात आपके दिमाग में बैठ गई तो आप इन अंतराल में नहीं फंसने वाले, इन अंतरालों में नहीं फंसोगे। इसको और इसको दिमाग फिट कर, देखो तो जहां छोटा ब्रैकेट लगता है वो वैल्यू इंक्लूड नहीं होती, शामिल नहीं होती। जहां बड़ा ब्रैकेट लगता है वहां वैल्यू इंक्लूड होती है, शामिल होती है। एक तरफ जिस तरफ बड़ा है वहां मैंने बराबर का चिन्ह लगा दिया, वो शामिल है इसलिए। और एक तरफ छोटा है तो यहाँ मैंने लगाया नहीं बराबर का चिन्ह, यहाँ बड़ा है तो बराबर का चिन्ह लगा दिया। अगर मैं इनको भी नंबर लाइन पर लिखने का प्रयास करूं तो क्या लिखा जा सकता है इनको, बिल्कुल इनको भी आप नंबर लाइन पर संख्या रेखा पर निर्धारित कर सकते हो। देखो फिर से अगर संख्या रेखा की मैं बात करूं, एक आपके पास में ये नंबर लाइन रहने वाली है, इसके अंदर भी यही नंबर लाइन रहने वाली। देखो अगर मैं यहां पर इस साइड लिखूं माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी रहने वाली है, ये माइनस इन्फिनिटी है, ये प्लस इन्फिनिटी। इनको अगर आप डिनोट करते हो तो यहां पर जो होगा
एक बार मैं होल ब्रैकेट बना देता हूं। अब किसको डार्क करना है वो आप बता देना, किसको डार्क कर दूं, उसको डार्क कर दिया जाएगा। यहां पर भी मैं होल ब्रैकेट बना रहा हूं, यहां पर भी मैंने होल ब्रैकेट बनाया। जो वैल्यू इंक्लूड है वहां पर इंक्लूड वाला चिन्ह बनाएंगे तो डार्क ब्रैकेट करेंगे। इंक्लूड कौन सी वैल्यू है, ये वाली वैल्यू। अच्छा, इसके अंदर इंक्लूड कौन सी है, बी वाली वैल्यू है, तो बी वाली जो वैल्यू है वो हम लोग इंक्लूड करते हैं, ये इंक्लूड होगा। ये इनको नंबर लाइन पर लिखने का तरीका होता है कि नंबर लाइन पर कैसे लिखा जाए, नंबर लाइन पर कैसे लिखा जाता है। अंतराल में मेरे हिसाब से किसी प्रकार की आपको कोई समस्या नहीं रही होगी। 4 प्रकार के अंतराल आप समझ लीजिए, 2 अर्ध है, 2 पूरे, जिसको एक को संवर्त बोला जाता है, दूसरे को क्या बोला जाता है, विवृत अंतराल बोला जाता है। अंतराल लिखने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, आपको ये भी दिया जा सकता है, हो सकता है ये भी दिया जा सके, ये तो पीछे वाले आपने देखे, ये भी आपको दिए जा सकते हैं। तो जहां बड़ा ब्रैकेट लगे उसको शामिल कर लो, जहां बड़ा ब्रैकेट नहीं लगे उसको शामिल मत करो। इसके बाद में एक टॉपिक सही था आपके इसके अंदर आ भी जाएगा, वो भी एक घात समुच्चय का टॉपिक हो, घात समुच्चय। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है आपके पास में, घात समुच्चय पावर सेट। अगर घात समुच्चय की बात करूं, घात समुच्चय क्या होता है, इसको पावर सेट बोला जाता है। बड़ा ही अच्छा टॉपिक है, ये ध्यान रखना। घात समुच्चय कंपटीशन एग्जाम में बहुतायत से इनके क्वेश्चन आते हैं, बहुतायत। उप समुच्चय आपका कंप्लीट हो गया है टॉपिक, अंतराल का टॉपिक है वो आपका कंप्लीट हो गया है। घात समुच्चय इस पर प्रश्नावली में जो भी आधारित क्वेश्चन है वो हम लोग सोल्व करने वाले हैं। घात समुच्चय क्या है, किसी भी समुच्चय के लिए, किसी भी समुच्चय के लिए, किसी भी समुच्चय के लिए उप समुच्चयों की संख्या को ही घात समुच्चय कहते हैं। किसी भी समुच्चय के लिए उप समुच्चयों की संख्या को ही घात समुच्चय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, घात समुच्चय। और घात समुच्चय का इंग्लिश वर्ड भी आप याद रखें, इसको कहा जाता है पावर सेट, पावर सेट घात समुच्चय कहा जाता है। कैसे लिखते हैं घात समुच्चय, क्या होता है घात समुच्चय। जैसे आपके सामने एक समुच्चय ऐसा है, आपके सामने एक समुच्चय ए है, एक और दो। क्या आपको इसके उप समुच्चय लिखने आते हैं, बिल्कुल आप लिख सकते हैं उप समुच्चय। इसके उप समुच्चय हम लोगों ने पहले भी लिख रखे हैं। कैसे लिखते हैं, एक तो फाई होगा, दूसरा ये खुद होगा। दो तो पॉइंट लिखा था ना कि फाई प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है, और कोई भी समुच्चय स्वयं का क्या होता है, उप समुच्चय होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहां से एक होने वाला है और दो होने वाला है। अब इसका अगर घात समुच्चय आपको लिखना है तो कैसे लिखना है, पहली बात तो अगर समुच्चय ए है, इसका आपको घात समुच्चय लिखना है तो ऐसे लिखेंगे पावर सेट। ये इनकी स्टाइल होती है घात समुच्चय लिखने, है ना, रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ना, स्टाइल बोल सकते हो आप घात समुच्चय। इस स्टाइल से ही घात समुच्चय को लिखा जाता है कि कोई भी समुच्चय आपके पास आ रहा है उसको पी ऑफ ए कर दो। पावर का मतलब शक्ति समुच्चय भी कह सकते हो आप इसको, है ना। घात समुच्चय को शक्ति समुच्चय भी कहा जाता है। दूसरा जो इसका नाम होता है ना वो शक्ति समुच्चय होता है, शक्ति समुच्चय, पावर। ये क्या करता है, किसी भी समुच्चय को पावर दे देता है। तो इसको अगर पावर दोगे तो पी ऑफ ए होगा कि नहीं। करना कुछ भी नहीं है, इनको ऐसे मझले कोष्टक में बढ़ाओ और बंद कर दो, ये हो गया घात समुच्चय। बात समझे कैसे। घात समुच्चय का मतलब क्या है, किसी भी समुच्चय के लिए उप समुच्चयों की जो संख्या होती है वही उसकी क्या कहलाती है, घात समुच्चय कहलाती है। उप समुच्चयों की संख्या 4 है, इसको मझले कोष्टक में बंद करो, घात समुच्चय बन जाएगा। कभी भी घात समुच्चय पावर सेट निकालना तो पहले उसका उप समुच्चय निकाल लो, समुच्चय के उप समुच्चय निकाल के मझले कोष्टक में बंद कर दो। अब घात समुच्चयों की संख्या पूछ ले तो उप समुच्चयों की संख्या के बराबर होगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। एक आपको मैं नोट बता देता हूँ, कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट।
देखो नोट क्या है, नोट ये है कि आप लिखते हो ना कि घात समुच्चयों की संख्या या उप समुच्चयों की संख्या 2 की घात n के बराबर, ये तो लिखते हो आप। अगर आपको कभी ये पूछा जाए ना कि अरिक्त उप समुच्चयों की संख्या, किसकी, अरिक्त उप समुच्चयों की संख्या, अरिक्त उप समुच्चयों की संख्या, अरिक्त उप समुच्चयों की संख्या जो होती है ना, अरिक्त उप समुच्चयों का मतलब क्या हो गया कि रिक्त समुच्चय इसके अंदर शामिल नहीं किया जाता। अरिक्त उप समुच्चयों की संख्या जो होती है वो 2 की घात n -1 होती है। -1 कैसे, आपने जैसे ये एग्जांपल लिया था इस टाइप का कि ए और बी, इसके अगर मैं उप समुच्चयों की बात करूं तो आपको पता है फाइव ए बी और ये 4, हालांकि एक प्रॉपर और होता है आगे वो, हालांकि आप इतना काम आएगा नहीं। ये 4 लिख रखे, इन 4 में से अरिक्त कौन से हैं, आई को छोड़ दो, बाकी तो 3 अरिक्त है। 2 की घात 2 कितनी होगी, 4 है, एक कम कर दो क्या हो जाएगी, अरिक्त होगी। समझ रहे हो बात को कैसे, ये आपके बेसिक जानकारी रहने वाली है 1.3 की। इसी बेसिक जानकारी के साथ हम लोग आज की क्लास समाप्त करने वाले हैं, है ना। आगे की जो क्लास रहेगी उसके अंदर हम लोग जो आपकी 1.3 एक्सरसाइज है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।